विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक का दौरा यानी आज तक का दौरा एस जयशंकर का कतर के प्रधानमंत्री से आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर। आज तक का दौरा, कतर के प्रधानमंत्री से आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। एस जयशंकर के दौरे का आज आखिरी दिन। भारत और कतर के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश में विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त कतर में मौजूद हैं। आज तक का उनका दौरा और इस दौरे में भारत और कतर के बीच संबंधों को आगे ले जाने की पूरी कोशिश विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। अगर भारत कतर के बीच रिश्तों की बात कर लेते हैं तो कतर की आबादी में 27% भारतीय हैं। कतर में करीब 15,000 भारतीय कंपनियां हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सप्लायर है। चीन और जापान के बाद भारत तीसरा बड़ा खरीदार है कतर से गैस का। लिहाजा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को कतर भी खास तरजीह देता है और विदेश मंत्री के इस दौरे के बीच इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन भारत कतर के संबंधों को और कितना आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत कतर के संबंध दोनों देशों को प्रगति की राह पर आगे ले जाएं, विदेश मंत्री की यही कोशिश दिखाई दे रही है। किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आपको बता देते हैं। कतर में आबादी 27% भारतीय है। मुद्दे क्या होंगे हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुद्दे होंगे जिससे दोनों ही का कल्चर एक दूसरे देश में जाए। राजनीतिक तौर पर कितना ज़्यादा स्थायित्व रहे दोनों देशों के बीच वो देखा जाएगा। व्यापार किस तरीके से बढ़े, अलग अलग क्षेत्रों में भारत व्यापार करे। कतर से तो भारत गैस लेता ही है। निवेश कतर में भारत कितना करे बताया मैंने, 15,000 कंपनियां वहाँ पर हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में क्योंकि आने वाली जो शताब्दी है वो ऊर्जा पर आधारित है और सुरक्षा को लेकर भारत और कतर के बीच सहयोग की भी बात पर चर्चा होगी। तो कतर से आयात की भी बात कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जयशंकर के दौरे के दौरान हम किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन कतर से हम आयात क्या करेंगे वो भी आपको हम ग्राफिक्स के तौर पर दिखाएंगे। एलएनजी और एलपीजी का आयात हम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। केमिकल्स का आयात होता है, प्लास्टिक का आयात होता है कतर से क्योंकि वहाँ पर क्रूड ऑयल है और ये सभी क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट हैं। एल्यूमिनियम का भी आयात वहाँ से होता है और भारत भी एल्यूमिनियम का निर्यात करता है क्योंकि भारत में भी बड़ी तादाद में एल्यूमिनियम का उत्खनन होता है। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से सटे हुए इलाके में इस तरीके का खनन होता है और भारत केमिकल के ज़रिए केमिकल का आयात पेंट इंडस्ट्री को भी असर डालता है। एलएनजी पीएनजी का जो आयात होता है वो परिवहन और खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और भारत से निर्यात क्या होता है ये भी देख लीजिए। प्रोसेस्ड फूड जाता है, इलेक्ट्रिक मशीनरी जाती है, कपड़े और रबड़ जाता है वहाँ पर क्योंकि भारत इन सब में बहुत आगे है। अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियाँ, मसाले, बहुत ज़रूरत है कतर को इन सब की। प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रिक मशीनरी, कपड़े और रबड़। कतर भारत को ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए मदद कर सकता है जो कि वहाँ पर बहुत होता है, लेकिन कतर में खेती उतनी नहीं है। कतर में जो वातावरण है वो खेती और इनसे जुड़े हुई चीज़ों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। लिहाजा कपास जिसके ज़रिए कपड़े होते हैं भारत में उत्पादन बहुत होता है, कपड़े पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिक मशीनरी जिसमें भारत बहुत आगे है, इसके साथ मसाले और बाकी सारी चीज़ें कतर को भारत से निर्यात होती हैं। तो ये दोनों देश जितना एक दूसरे के नज़दीक आएंगे इसके ज़रिए भारत को एक गेटवे मिलेगा यूरोप और मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ने के लिए और भारत कतर के संबंध आगे बढ़ेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनन द्विवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनन जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, कतर इतना अहम क्यों है भारत के लिए? देखिए, कतर एक अहम राष्ट्र है
और जहां तक आपने जो आइटिनरी बताई वो भी बड़ी अच्छी है। और हम देखें तो हम पाएंगे कि भारत और कतर का जो ट्रेड वॉल्यूम है 2022-2023 के आंकड़ों के हिसाब से वो है करीब 19 बिलियन डॉलर्स। तो कतर इतना छोटा राष्ट्र है पर वो इतना रिसोर्सफुल है अपने ऑयल और एलएनजी के कारण, कि जिस कारण से उसकी महत्ता भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति के लिए बहुत है। दूसरी बात जो ये चीज डेवलप हुई है करीब, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, करीब 5 वर्षों में या डेकेड भी कह सकते हैं, कि कतर और दोहा दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, जब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जब वहां से अमेरिकन विड्रॉल अवश्यम भावी था, हो रहे थे, अमेरिकन ट्रम्प की पॉलिसी के चलते अपने आप को विड्रॉल की विदेश नीति में ला रहे थे, उस समय हमारे जो ये एम है जयशंकर साहब, वो वहां पर गए थे, दोहा में गए थे, और भारत ने अपनी इंटरनेशनल वेट थ्रोइंग की शुरुआत की थी डिप्लोमेसी के कारण, मतलब कूटनीति के कारण। तो पहली बार जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अफगानिस्तान में, तो पहली बार तो नहीं बोलेंगे पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे वैश्विक पावर हाई टेबल पर पहले से मौजूद थे, भारत को भी कतर की प्रेजेंस में, दोहा गवर्नमेंट की प्रेजेंस में उनकी तरफ से एक स्थान दिया गया। तो भारत अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर की तरह सामने पेश करता है। और ये जो बातचीत है ये बड़ी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पूर्णेंदु मिश्रा, हमारे करीब 8 नेवल ऑफिसर्स वहां पर गए थे और उनके ऊपर फेक चार्जेस लगे कि वो लोग स्पाइंग कर रहे थे, और वो लोग मतलब इजराइल के साथ मिले हुए हैं, और कुछ इजरायली स्पाइस पकड़े गए और भारत के सो कॉल्ड फेक स्पाइस पकड़े गए, जबकि वो डिफेंस के लोग थे, डिफेंस ऑफिसर्स थे। और पूर्णेंदु मिश्रा को अभी भी रिहा नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जयशंकर जाएंगे, और अभी उनका तीसरा दिन है शायद, तो वो ये जरूर बात करेंगे कि पूर्णेंदु मिश्रा को कैसे रिहा किया जाए। और दोनों राष्ट्रों के बीच जो बहुत अच्छी और क्लोज पार्टनरशिप है, कॉपरेशन है, ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और कल्चर की रेल में, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस की रेल में भी उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच हल्की मेजर आग जनरल लगती है। माथुर, पूर्णेंदु मिश्रा का बड़ा अच्छा नाम यहाँ पर लिया है और मैंने देखा है कि डॉक्टर एस जयशंकर जब वार्ताएं करते हैं तो वार्ताएं इस रूप में नहीं करते हैं कि एक प्रेस नोट जारी हो जाए, वो पूरी तरीके से गिव एंड टेक की पॉलिसी ध्यान में रखते हैं कि हम कितना दे रहे हैं और आप उसमें रिटर्न क्या हमारे सामने रख रहे हैं। क्या इन चीजों पर बात हो रही होगी? वो क्या वजह है कि पूर्णेंदु मिश्रा को लेकर अब तक डेडलॉक बना हुआ है? कतर क्या इन चीजों को सॉल्व करना नहीं चाहता, या फिर सॉल्व करना तो चाहता है लेकिन भारत के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था? राजीव, देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को और बैक जाने दीजिए कि जो कतर की विजिट है एस जयशंकर की, दो चीजें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि एक भारत की ब्रॉडर आउटरीच टू मिडल ईस्ट, उसकी पॉलिसी का एक एक मुझे लग रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर ये एस जयशंकर बहरीन गए हैं, कतर गए हैं, और तो ये मेरे को लगता है कि हम ओवरऑल वेस्ट एशिया में एक 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 ब्रॉडर आउटरीच का एक हमारा पूरा मैप, रोड मैप हमारे पास क्लियरली अवेलेबल है, और ये हो सकता है उसका एक हिस्सा हो। दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी, ये इसका टाइमिंग देखिए आप इस विजिट का। ये विजिट का टाइमिंग है कि जब जयशंकर 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर थे, अमेरिका में जाकर के वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से गहरे डिस्कशंस करते हैं। 6 दिन इज अ बिग टूर, बहुत बड़ा दौरा है, और उसके तुरंत बाद वो कतर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 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 ट्रंप की पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड है कि वो ईरान के और मिडिल ईस्ट के प्रति थोड़ी सी टफन होगी, तो उसको भी उसका कोई ना कोई इशू वहां पर रेज होगा। और तीसरा पॉइंट जो है, ये बिल्कुल निश्चित है कि पूर्णेंदु मिश्रा को हम नहीं ला पाए। उसकी वजह उन्होंने कोई फाइनेंशियल चार्जेस उनके खिलाफ फ्रेम किए थे। उन्होंने कहा था कि जब फाइनेंशियल चार्जेस को क्लियर हो जाएगा तो उनको छोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंटली दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड। और राजीव, काफी संभावना है कि पूर्णेंदु मिश्रा आने वाले बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि वो वापस भारत आएंगे।
दूसरी बात जो देखने की है राजीव, वो ये है कि जो जो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, जैसे कि जो जो उन लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि अपने व्यापारिक और अपने अंतरराष्ट्रीय जो उनके उनके हित हैं, उन हितों का, वो हित जो हैं कट्टरता और सिर्फ इस्लाम और आतंकवाद से काफी ऊपर है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस प्रकार का जो जो चेंज सऊदी अरेबिया किस प्रकार के वहां पर अपने रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज के साथ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यूएई वाले कर रहे हैं, बहरीन कर रहे हैं, कतर वाले कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उनको समझ में आ रही हैं। उनको मालूम है कि अगर आज के विश्व में उनको रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो उनको अपने कहीं ना कहीं व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने पड़ेंगे कई देशों से, ताकि वो अपनी रेलेवेंस को मेंटेन करके रख सकें। तीसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, वो ये है कि व्यापारिक जो हमारे संबंध हैं वो उनको प्रगाढ़ता देने की आवश्यकता है। वजह यह है कि हम मिडिल ईस्ट से, यहां से और ईरान से और काफी जगह से बहुत अपना नेचुरल ऑयल और क्रूड का इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यापारिक होगा, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होंगे और ये कुछ मिलिट्री कम्युनिकेशंस और मिलिट्री। ठीक है, रमेश ठाकुर जी का भी मैं रुख कर लेता हूँ। रमेश ठाकुर जी, मैंने एक डिटेल सामने रखी कि एस जयशंकर किन किन मुद्दों पर इस वक्त बात कर रहे होंगे, लेकिन अक्सर डिप्लोमेसी में जो होता है, हमें जो सामने परोसा जाता है, जो दिखाया जाता है, उससे अलग हटकर ज्यादा बातें होती हैं जिनको सामने लाने की जरूरत दोनों ही देश अक्सर समझते नहीं हैं और ये कई दिनों बाद सामने आती हैं। आपको क्या लगता है, भारत और कतर उन कौन से मुद्दों पर इस वक्त बात कर रहे होंगे जो दोनों के लिए ही इस वक्त जरूरी है? जैसा अनुज माथुर जी ने कहा कि एक लंबी विजिट के बाद, यूएस के बाद, वो सीधे कतर में है। देखिए, इस विजिट को दो चीजों से हमें समझना पड़ेगा। पहला तो ये है, जिस तरीके से आज 2025 स्टार्ट हुआ है और नए साल के बाद में जो ग्लोबल स्तर पे जितनी भी कंट्री हैं जो हमारी तरफ मुंह खोल के देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया भारत एक बड़ा व्यापार क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने जिस तरीके से बॉर्डर खोले, जिस तरीके से बड़ा दिल दिखा के उन्होंने अपनी हर चीजों को आयात निर्यात के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, तो जाहिर सी बात है कोई देश उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। और रही बात कतर की भौगोलिक जो स्थिति रही है वो सबसे जुदा रही है, अलग रही है, और हमें भी उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है। हाँ, ये जरूर हुआ है 1.5 साल 2 साल पहले जिस तरीके से हमारे नेवी ऑफिसर्स को गलत उनको चार्ज लगा के फ्रेम करके उनको फांसी की सजा तक उनको दे दी गई थी, और एक अभी मिश्रा जी और भी हैं, वो मुद्दा इतनी कूटनीतिक के साथ में हमारी गवर्नमेंट ने और वहां की हुकूमत ने आपस में मिलकर सुलझाया, ये बड़ा काबिले तारीफ है। और यहाँ से रिश्ते खराब भी हो सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से हुआ था उस समय ये लग रहा था ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, दोनों देशों ने आपस में मिलकर उस चीज को रिजॉल्व करा, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बात आ जाती है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाते हैं उस देशों में और वहीं फिर हमारा एक बड़ा लीडर वहां पे जाता है। देखो, ये जयशंकर साहब को मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं मानता हूँ, एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनकी जो दृष्टि है वो राजनीतियों से अलग सोचते हैं। वो ट्रेड को कैसे एक हमसे जोड़ा जाए और वहां से किन चीजों से हमें फायदा हो सकता है और चीजें कैसे सर्जन हो सकती है, उस दृष्टि से वो देखते हैं। वो वहां पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ब्यूरोक्रेट की दृष्टि से भी देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे और ट्रेड विंग की तरफ से भी देखेंगे। तो कई सारे साझा मुद्दे हैं जिनके साथ में मुझे लग रहा है वो जाके वहां की हुकूमत के साथ में रखेंगे और उसका जो रिजल्ट है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। कुछ चीजें ऐसे एनर्जी सेक्टर में हमें कुछ करार हमारे हुए थे कुछ साल पहले कतर के, वो बीच में रुके हुए थे, उसको फिर आगे बढ़ाना, उसको गति देना, उस पर भी डिस्कशन होएगा। और बाकी जो मेन मुद्दा ये है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, कतर से कई ऐसी चीजें हैं, चाहे ड्राई फूड हो जाए, चाहे एनजी से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं, वो जो भारत आनी शुरू हो गई हैं और उस पे टैक्सेस को कम करना और उसके लोगों को सहूलियतें देना, तो इसको लेके कतर की जो हुकूमत है उनमें एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। तो इसके अगर आगे देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो आयात निर्यात की जो छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, लेते थे, और चाइना से जो चीजें हमारी बंद हो गई, हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में कम दामों में, कम टैक्सेस में हम लोगों को मुझे लगता है रमेश जी,
मुझे लगता है रमेश जी, हम जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, ये यात्रा जब पूरी होगी तो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश चर्चा कर रहे हों कि भारत के विदेश मंत्री की साल के शुरुआत में कतर की ये विजिट आखिर क्या मैसेजेस आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कतर का एक खासा प्रभाव है वहाँ पर और उस पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ में कतर चीज़ों को अपने हिसाब से